जिसमें कि सभी ने आई थिंक जो हमने होमवर्क दिया था कि बहुत ठंडा ठंडा, ठीक है, तो इसका डिग्री सेल्सियस में जो लिखना था, क्योंकि हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो किया सभी ने। तो अनीता जी आप बताइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सारे लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, होमवर्क किया ही होगा, तो सभी लोगों को पता चल जाएगा। नमस्ते मैम, मैं पहली बार ज्वाइन कर रही हूँ आज। कौन है? सरोज दीक्षित। अभी भी आपकी शक्ल नहीं दिख रही है, पहली बार ज्वाइन करने के बाद भी। हाँ, आपने अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया था? मैम अभी मेरा क्या कहते हैं, पिछले सप्ताह फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ है और पहली बार ऐड हुए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप कहाँ से हैं सरोज जी? मैम कानपुर से। अच्छा, तो हम लोग हाइड्रोथेरेपी पढ़ रहे हैं, जल चिकित्सा, जिसमें एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, खत्म किया है, ठीक है, जिसमें कि जो टेम्परेचर ऑफ वाटर था कि बहुत ठंडा ठंडा, उसको फ़ारेनहाइट में लिखा हुआ है। तो अनीता जी ने शायद किया है होमवर्क, तो बताइए अनीता जी, जो बहुत ठंडा था 42 to 50 डिग्री तक का, उसको सेंटीग्रेड में क्या कितना हुआ टेम्परेचर? पेज नंबर 3। मैडम मेरे पास पेज नंबर 3 तो नहीं है, लेकिन पेज नंबर 4 वाला है, वो मैंने किया है। हाँ, पता नहीं डाउनलोड नहीं होता। हाँ, पेज नंबर 4 से करो। फॉर्मूला तो मैम ये है, सेल्सियस हम कैसे निकालते हैं, 5/9 फ़ारेनहाइट है, उसमें से -32 करके 5 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सेल्सियस का टेम्परेचर आ जाएगा। तो मैंने किया है शीतल से शुरू किया मैडम, मेरे पास पेज नंबर 3 मिस है शायद। अच्छा। पता नहीं मैंने, हाँ जी, हाँ ठीक है। तो 65 से 90 डिग्री तक है, तो इसका मैंने निकाला है 18.33 से 26.67 सेल्सियस। 18.3 to 26, हाँ जी, 26.67 सेल्सियस। इसका फॉर्मूला बता दूं मैम मैं? हाँ हाँ, सभी लोग लिख लीजिए फॉर्मूला, हालांकि वो बहुत टेढ़ी खीर है, फॉर्मूले से करना, फिर भी बता। बहुत इजी है मैडम, बहुत इजी है, बताइए। सभी लोग लिख लें। C = 5/9 जी, और ब्रैकेट में है F-32। F मीन्स फ़ारेनहाइट। जो भी हमारे पास फ़ारेनहाइट है, हम उसे 32 से माइनस कर देंगे, हमारे पास जो भी आएगा उसे हम 5 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, अभी सब लोग इस फॉर्मूले को लिख लेंगे और सब लोग खुद से निकालेंगे, ठीक है। तो अभी फिर अगेन नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं कि 5/9 और ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट का मतलब है बीच में मल्टीप्लाई लगेगा, ठीक है। ब्रैकेट अगर है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब जैसे हम किसी नेक्स्ट अगर C = लिखेंगे तो F को हमने 82 माना, तो 82 - 32 पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 82 - 32 कितना हो गया? 50। हाँ, तो 50, तो अब जो C = हो जाएगा 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 50, बस उसको निकालना आसान हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो मतलब ब्रैकेट के पहले का जो मैथमेटिक्स होता है उसमें मल्टीप्लाई होता है, और नहीं तो फिर आप फोन का सहारा लीजिए, गूगल का। तो अब हम लोग आते हैं जल के भौतिक गुण पे, जो पेज नंबर 7 पे है। एक सेकंड में अपना गॉगल्स लेके आती हूँ। चलिए, सो जल के भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़ी हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग डाउनलोड करके उसके पहले का भी पढ़ लेना, जिनका पहला क्लास है जी। जल साधारण भले ही प्रतीत हो, परंतु इसके प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, जो रोगों को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। हमें केवल इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम जल का प्रयोग सावधानी तथा उचित विधि के साथ करें, तथा साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उपचार करते समय रोगी की अवस्था कितनी है।
अर्थात उसके शारीरिक बल व जीवनी शक्ति कितनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ठंडे जल का प्रयोग करना है, हमने आपको बताया कि एंजाइटी और डिप्रेशन में ठंडा स्पाइनल बाथ देते हैं, रीढ़ की हड्डी पे ठंडा शावर देते हैं, पर व्यक्ति बहुत ही जीर्णशील है, उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, और आपने एकदम ठंडे मौसम में ठंडा स्पाइनल बाथ दे दिया, तो उसके अंदर उतनी ऊर्जा नहीं है ना उसको कॉम्पिटिट करने की। तो व्यक्ति की कितनी जीवनी शक्ति है, कितनी उसके अंदर अपनी स्ट्रेंथ है उसको झेलने की, नेचुरोपैथी को झेलने की, तो वो भी जरूरी है कि कितना वाइटल फोर्स बॉडी में बचा है। हर किसी को हम नेचुरोपैथी शुरू कर दे एकदम से, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। कभी कभी शारीरिक दशा जो है उसके मुताबिक नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पेशेंट आए, मतलब एक पेशेंट को रिकमेंड किया और उन्होंने कहा कि मैडम ये किडनी भी दिक्कत में लग रही है हमें, और विश्वरूप चौधरी का नाम आपने सुना ही है, उनकी मार्केटिंग को लेते हुए आप इनको ना फुल बॉडी इमर्शन बाथ दिला दीजिए। मैंने कहा पेशेंट को आने दीजिए, हम अपना समझ के दे देंगे। पेशेंट आया, वो चल भी नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता आपको फुल बॉडी वार्म बाथ देना चाहिए, पहले हम आपका पेट पर मिट्टी की पट्टी, गर्म ठंडी सिकाई और हॉट फुट बाथ देना चाहते हैं। पर वो फोन हो गया तुरंत, कह रहे मैडम तो कह रही है फुल बॉडी इमर्शन बाथ नहीं देंगे और ऐसे करके। तो मैंने कहा भाई ठीक है दिलाइए, और देने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि मेरा काम मेरे अपने तरीके से करने दीजिए। तो आप यकीन मानिए 7 दिन के ट्रीटमेंट में उनको 50% से ऊपर रिकवरी थी, और वो इतनी खुशी से बोल के गए कि जो है हम अगली बार भी जल्दी से आएंगे, पटना से आई हुई थी वो। तो मतलब जैसे जैसे बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही थी हम वैसे वैसे ट्रीटमेंट बढ़ा रहे थे। आई एग्री, फुल बॉडी इमर्शन बाथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, पर उनके शरीर में उतनी ताकत नहीं थी और साइटिका नर्व दब रही थी, तो टेढ़े पोस्चर होने की वजह से जो इंसान उठ ही नहीं पा रहा, पैर एकदम ऐसे सूजे हुए हैं, उसको आपने एकदम से गर्म पानी में डाल दिया तो वो बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। ठीक है, तो पहले हमने उनके शरीर पे छोटे छोटे काम करने शुरू करे, जैसे जैसे बॉडी ने अडॉप्ट किया वैसे वैसे हमने ट्रीटमेंट्स को और बढ़ाया। मैडम फुल बॉडी इमर्शन बाथ मीन्स मतलब पूरा गर्म पानी या स्टीम बाथ या पूरा गर्म पानी से नहाना, इसका मतलब क्या हुआ? फुल बॉडी इमर्शन बाथ होता है कि जो बड़े बड़े बाथ टब होते हैं ना उसके अंदर बॉडी को रखना, सिर्फ थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, पर इमर्शन मतलब पूरी बॉडी मर्ज है, चाहे वो पूल में मर्ज है चाहे वो टब में मर्ज है। ठीक है, थैंक यू मैम। इस ज्ञान के अभाव में यह चिकित्सा लाभ के बजाय हानि भी कर सकती है। ठीक है, ये अभी हमने आपको एक उदाहरण से समझाया। और एक दो बार मेरे से ही गलती हो जाती है, ज्यादा जल्दी ट्रीटमेंट फायदा पहुंचाने के चक्कर में जब पेशेंट बहुत प्रेशर बनाता है तो होता क्या है कि जो हमें धीरे धीरे चलना चाहिए कि बहुत दूर का है और उसको बहुत प्रेशर है, ज्यादा ट्रीटमेंट दे दे, तो कभी कभी होता है कि उसने कहा कि हमारा तो दिक्कत बढ़ गई मैडम, हम तो नहीं आ पाएंगे। तो मैं समझ पा रही हूँ दिक्कत क्यों बढ़ी, लेकिन अभी क्योंकि हम अब उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि धीरे धीरे चलना चाहिए था हमको, है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट के अंदर जीवनी शक्ति उतनी होती नहीं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, तो आपको धीरे धीरे उस पेशेंट को हाइड्रोथेरेपी या मड थेरेपी देनी चाहिए। जल से रोगों के दूर होने का मुख्य कारण जल की अपनी कुछ विशेषताओं का होना है। जल में कई आरोग्य कारक गुण हैं जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन गुणों में से कुछ मुख्य गुणों को यहाँ बताया जा रहे हैं। पहला गुण क्या है? जब जल किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो वो अपनी शीतलता उस वस्तु को शीघ्रता से दे देता है और उसकी उष्णता को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो ऐसा अगर हम लोग ऐसे समझें कि अगर हमने इस हाथ पे ठंडी बर्फ रख दी तो क्या होगा? बर्फ अगर हमने हाथ पे रख दी तो बताइए क्या होगा? मैडम नेचुरली हाथ बिल्कुल ठंडा होगा, और जो इसके जहां जहां तक इसकी ठंडक वाला खून दौड़ेगा थोड़ी दूर तक हमें वो ठंडा लगेगा। हाथ के अगर हमने बर्फ यहाँ रखी है तो हमें यहाँ हो सकता है हाथ तक भी ठंडा लगे उसे। और बताइए, हमने बर्फ यहाँ पे रखी, जहाँ बर्फ रखेंगे उस हाथ पर, मतलब जहाँ बर्फ लगाएंगे वो सुन जैसा हो जाएगा। और बताइए मैम, वो डायरेक्ट हमारे जो है नर्वस सिस्टम तक भी उसका मैसेज जाएगा। और कोई बताइए?
बर्फ का इफेक्ट या किसी भी चीज का इफेक्ट एक्सोथर्मिक होता है, मतलब बॉडी उसके अगेंस्ट काम करेगी जब तक वो न्यूट्रल नहीं हो जाती। ठीक है, तो बर्फ में ठंडा करने का, पानी में शीतलता का तो गुण है ही है, लेकिन हमारी बॉडी को उतनी ही तेजी से हमारी बॉडी उसको नॉर्मल करने की कोशिश करेगी। ठीक है, इसलिए ठंडे पानी से नहाना, ठंडा इम्प्लीमेंटेशन हमारे लिए इतना फायदेमंद रहता है, क्योंकि बॉडी तो गर्म करने की कोशिश कर रही है ना जल्दी से, नहीं तो वो नीली पड़ने लगेगी। तो अगर बर्फ का ठंडक हमें मिल रहा है तो बॉडी डबल ट्रिपल वर्क कर रही है। इसीलिए आप देखो पहाड़ों पे जाओ या ठंडक में जाओ तो आपकी भूख और बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा काम कर रही है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया। उस ठंड को कंपनसेट करने के लिए बॉडी बहुत तेजी से कंबशन कर रही है ना। तो एक्चुअली हमारी बॉडी में हीट बढ़ रही है तेजी से, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो इसको जितना आप अच्छे से समझ लेंगे ना उतना अच्छा है। हाँ, आप उसी में पड़े ही रहो, तब वो जो है आपकी बॉडी में ठंडा प्रभाव देने लग जाएगा और आपको जुकाम हो सकता है या उसके बैड इफेक्ट आने शुरू होंगे। तो पहला गुण क्या है कि ठंडक, कूलनेस। तो अगर हम पेट पे फीवर है मान लीजिए, तो शीतलता देने का क्या मतलब है, थेरेप्यूटिक वे में हम फीवर को ठीक करते हैं, शीतलता का गुण है इसलिए। तो अगर बॉडी में जठराग्नि बहुत ज्यादा तेज है, गर्म है पेट, फीवर तप रहा है, तो हम बार बार स्पंज करते हैं, सादे पानी से पोंछते हैं शरीर को। माथा गर्म हो रहा है, माथे पर पानी की पट्टी रखेंगे। पेट गर्म है तो पेट पर पानी की पट्टी रखेंगे, और सिर्फ इतना ही करने से हम उसकी कूलनेस को देते हैं, ठंडक जो है देते हैं शरीर को, और गर्मी को खींच लेते हैं, है ना। तो ये जो है जब किसी भी संपर्क में आता है तो अपनी शीतलता उस वस्तु को दे देता है ना। तो अभी तो हम बॉडी पे काम कर रहे हैं क्योंकि थेराप्यूटिक काम कर रहे हैं, तो हम चिकित्सा के दृष्टिकोण से ही उसको घूम फिर के उसको समझें। दूसरा गुण क्या है, जब जल किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा गर्मी या ठंडक की अपेक्षाकृत अधिक समय तक रोक सकता है। जल किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा गर्मी या ठंडक को अपेक्षाकृत अधिक समय तक रोक सकता है। ठीक है, मान लीजिए तेल को हमने गर्म किया और पानी को गर्म किया, तो उनका कहने का मतलब है कि पानी में हम ठंडक या गर्मी को ज्यादा समय तक सस्टेन कर सकते हैं। हमने मिट्टी को गर्म किया और ठंडा किया, हमने पानी को गर्म किया और ठंडा किया, तो हमारा जो पानी का प्रभाव है वो ज्यादा समय तक रहेगा। ठीक है, बनस्पत किसी और चीज के। तो कोई भी और चीज अगर हम कोई हर्ब है, मसाले हैं, किसी भी चीज को, तो पानी का जो सस्टेन है वो ज्यादा होगा। तो पानी की हीलिंग प्रॉपर्टी भी ज्यादा होंगी, उसकी हीट और कूलनेस देने की। तीसरा गुण क्या है, ये तरल पदार्थ होने के कारण चिकित्सा में आसानी से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि लिक्विड है, तो हम इजीली इसको बॉडी के हर पार्ट में, बॉडी को बिठा करके, मर्ज करके किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे इसको हम हील कर देते हैं। चौथा गुण, जल में अपने साथ अशुद्धियों को बाहर ले जाने का गुण होता है, इसलिए स्नान व एनिमा आदि में प्रयुक्त होता है। पहले तो जल डिसॉल्व करेगा उसको और फिर बाहर क्लींस आउट करेगा। तो सोनल, तो जल में इम्प्योरिटीज को हम डिसॉल्व कर सकते हैं और फिर वो बाहर फ्लश आउट भी हो जाती हैं। तो ऐसा बाहर की चीजों में भी है कि हम बर्तन धोते हैं, हम हाथ धोते हैं, है ना। इसी तरह हमारी अंदर की इम्प्योरिटीज को भी धुलना है, तो एनिमा, एनस के थ्रू जब पानी डालते हैं और वो बाहर फ्लश आउट हो जाता है। इसी तरह बाहर जो शरीर में टॉक्सिन्स जमा है, पसीना है, गंदगी है, स्किन डिजीज है, वो सब हमारी पानी में घुल करके बाहर चली जाती हैं। इसी तरह पांचवा गुण है हमारे शरीर में ताप को उत्पन्न करना, उसका प्रसार करना तथा उसका वहन करना। इस प्रकार 3 सिस्टम है, टेम्परेचर को बढ़ाना, प्रसार करना, कंडक्टिंग, और उसका वहन करना मतलब रेजिस्टेंस। इस प्रकार 3 सिस्टम है, इन्हीं के द्वारा शरीर में उष्णता उत्पन्न होती है, उसका प्रसारण होता है तथा बहिष्करण होता है। जल का प्रयोग इन सभी को प्रभावित करता है। इनमें से सबसे अधिक प्रभाव ऊष्मा के बहिष्करण पर पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम गर्म पानी में लेटते हैं या बॉडी को डालते हैं या किसी पर्टिकुलर पार्ट को डालते हैं, तो एक्सपेंशन होता है, जितनी भी आर्टरीज और वेन्स हैं वो सब फैल जाती हैं, और वो फैलने की वजह से उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी वैसोडाइलेशन हो जाता है और उसकी वजह से वो सारी गर्म हो जाती हैं और वहां पर हीलिंग शुरू हो जाती है।
ठीक है। तो कहने का मतलब है हम उसको हीट दे करके फैला सकते हैं, हम उनको ठंडा करके कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है। सो ये 5 गुण हैं जिसमें आपको ये समझने पड़ेंगे, और एक एक 1 वर्ड में अगर आप इसको लिख दें तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है। तो पहला गुण कौन बताएगा भाई? कूलनेस इफेक्ट है, हाँ, कूलिंग इफेक्ट। पहला गुण कूलिंग इफेक्ट, 1 वर्ड। और दूसरा गुण क्या है? रेजिस्टेंस, काफी समय तक गर्मी या ठंडक को रेजिस्ट कर सकता है, रेजिस्टेंस है उसमें। तीसरा गुण है लिक्विफाई है, लिक्विड है तो आसानी से, इजी टू यूज, लिक्विड होने की वजह से इजी टू यूज। फिर चौथा गुण टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है ना, फ्लैश आउट, इजिली फ्लश आउट इम्प्योरिटीज। पांचवा गुण ताप को उत्पन्न करना, हीट के थ्रू एक्सपेंशन, एक्सपेंशन थ्रू हीट। ठीक है। तो ये आपने छोटे छोटे वर्ड लिख लिए, की पॉइंट्स, चाहे आप हिंदी में लिख लें चाहे आप इंग्लिश में, और आपको ये 5 गुण पता होंगे तो आप इनको आगे इसको एलोबरेट कर सकते हैं अपनी भाषा में। अब एक वर्ड ऊपर आया कि शारीरिक बल व जीवनी शक्ति कितनी है, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ट्रीटमेंट उसको दे रहे हो, है ना। तो जल चिकित्सा में किस बात का ध्यान रखना है, अगर ये क्वेश्चन आता है, किस बात का ध्यान रखना है, और तब चिकित्सा देनी है कि उसके अंदर कितनी जीवनी शक्ति है, कितना वाइटल फोर्स है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। तो ऊपर वाली लाइन है कि उपचार करते समय रोगी की अवस्था कितनी है और उसकी मतलब मेनली शारीरिक बल व जीवनी शक्ति कितनी है, कितना वाइटल फोर्स है, तब हम उसी हिसाब से देंगे। जल चिकित्सा में अब नीचे पढ़ते हैं, अब आगे जल चिकित्सा का वर्गीकरण, प्राथमिक व उत्तेजक प्रभाव। जल चिकित्सा में जल का प्रयोग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थेरेप्यूटिक है। जब हम जल चिकित्सा में जल का प्रयोग करते हैं तो उसके 2 प्रमुख रूप हमारे सामने आते हैं। प्रथम जल का बाह्य प्रयोग और द्वितीय जल का आंतरिक प्रयोग। सामान्यतः जल के निम्न प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो आंतरिक प्रयोग क्या है, जैसे एनिमा। बाह्य प्रयोग क्या है, जैसे फुल बॉडी इमर्शन बाथ। ठीक है। सन बाथ, तो वो तो सन बाथ तो पानी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जैसे बाहर का ट्रीटमेंट हो गया गीली चादर, हॉट फुट बाथ। हाँ, हॉट फुट बाथ, गीली चादर की लपेट। कितने लोग इस नाम से परिचित हैं कि गीली चादर की लपेट क्या है? स्वाति बताएं। जी मैम, कपड़े को मैम गीला करके फिर उस पार्ट को जहां पे देना है उस पार्ट को है, और फिर उसे कितनी देर रखना है वो उस पर पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, आपने कभी लिया? नहीं मैम, मैं तो नहीं ली। और कोई? हॉट फुट बात वो ली हूँ मैम। अच्छा मैडम, पहले सूती कपड़े को गीला करके मरीज के ऊपर अच्छे से लपेट दें, ये नहीं कि वो बिल्कुल थोड़ी सी बड़ी चादर जो अच्छे से लिपट जाए। उसके बाद गर्मी में ठंडे पानी से और सर्दी में हल्के गर्म पानी से, और हल्के गर्म पानी से उसके बाद कंबल लपेट दिया जाए, जैसे कि ये भाप का भी काम करता है और शरीर मरीज को ठीक से उसके टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है, उसकी सहायता करता है ये उपचार। हाँ, स्वाति जी बात भी दिए जाते हैं जिसमें, जी बताएं डॉक्टर। विभिन्न तरीके के बात दिए जाते हैं जिसमें पैर पानी में रखे जाते हैं, हाथ पानी में रखे जाते हैं, कटी स्नान किया जाता है स्पाइन के लिए, और पूरा बॉडी में डिफरेंट प्रेशर से पानी का प्रेशर से भी दिया जाता है, जिससे विभिन्न तरीके का एक उत्तेजन होता है और पूरा शरीर हल्का हो जाता है।
ठीक है, तो अभी बहुत सारे आगे हैं, पर अभी जो फर्स्ट वर्ड है उसमें ये है कि प्राथमिक उपचार कैसे होना चाहिए। तो इसमें देखो, आपने जो स्वाति बताया वो गीली पट्टी हो सकती है ना। अभी क्या बात हुई, गीली चादर की लपेट। गीली चादर का सेंस है कि वो चादर होगी और पूरे शरीर उस पे लपेटा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम गीली चादर को लपेट करके छोड़ देंगे तो बाहर के हवा का प्रभाव हमारी चादर पे पड़ेगा और उससे हमें बहुत ज्यादा ठंड लगने वाली है ना। तो हम उसका प्रभाव दे नहीं पाएंगे। तो गीली चादर की लपेट को हम कंबलों से लपेटते हैं और चादर अंदर रहती है, तब उसका प्रभाव पड़ता है शरीर पे, ठीक है। अच्छा, पूरे शरीर पे मैम पहले गीली चादर और उसके बाद कंबल। कंबल तो इसका कंबल की 2-3 तह, एक तह नहीं 3 या 4 तह, मतलब इतना होना चाहिए। तो इसका तरीका ये है प्रैक्टिकल तौर पे गीली चादर की लपेट का, कि पहले हम बेड पे एक कंबल बिछाएंगे, दूसरा कंबल बिछाएंगे, तीसरा कंबल बिछाएंगे, 2 से 3 कंबल बिछाएंगे, फिर सूती चादर भीगी हुई बिछाएंगे। फिर जिस व्यक्ति को ले देना है वो नेकेड बॉडी पे या कोई अगर पहना भी है अंडरगारमेंट्स तो वो लंगोट होगी सिर्फ, हाँ। तो लंगोट भी सूती कपड़े की होगी, उसको पानी से भिगो के पहन लिया जाए, वो लेट जाएगा। और फिर पहले सूती चादर, क्योंकि सबसे ऊपर सूती चादर है, पहले सूती चादर को लपेटेंगे अच्छे से टाइटली, फिर पहला ब्लैंकेट, फिर दूसरा ब्लैंकेट, फिर तीसरा ब्लैंकेट। तब वो मम्मी टाइप का गर्दन से पूरा पैर तक का वो बिल्कुल पैक रहेगा। सिर पे ठंडा पानी ऐसे स्प्लैश करते रहेंगे, पूरा 45 मिनट इस ट्रीटमेंट को रखते हैं। क्या कहते हैं नहीं, किस टाइप के मरीजों को करना होगा ये लपेट, किस टाइप के मरीजों को करना है? हाँ, वो भी मैं पढ़ती हूँ इसमें क्या लिखा है। वैसे ये बुखार ना उतर रहा हो, किसी का फीवर ना उतर रहा हो, जैसे हमने जिनको भी दिया वो बोन फीवर है, हड्डियों में बुखार है, नहीं उतर रहा, ये वाइटल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देता है। मतलब जब कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, मान लीजिए तो किसी का लिवर सिरोसिस है या ऑर्थराइटिस है या एसिडिटी अल्सर है, तो ऐसे पेशेंट के और भी ऑर्गन सारे वीक हो चुके हैं, तो इन लोगों को वाइटल ऑर्गन्स, मतलब जो मेन ऑर्गन्स है, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए देते हैं, ठीक है। तो टॉक्सिन्स को भी निकालता है, स्किन डिजीज में ठीक करता है, हाई ग्रेड फीवर को ठीक करता है, एसिडिटी को ठीक करता है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फायदेमंद है। इतने सारे रोगों में ये फायदा करता है। और इसको ऑल्टरनेट टू स्टीम बाथ कहते हैं, है ना। मतलब स्टीम बाथ का ऑल्टरनेट आपके पास गीली चादर की लपेट है, वेट शीट पैक। गीली चादर सर्दी और गर्मी दोनों समय में देते। सर्दियों में कम ही दे पाते हैं, जैसे हम अभी नवंबर से लेके अभी फरवरी तक नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ठंडा ट्रीटमेंट है ना, तो बहुत ज्यादा जीवनी शक्ति चाहिए लोगों को। और या फिर आपको देना है तो धूप में पेशेंट को लिटा दीजिए और धूप में ही तखत डालिए, तो जब तेज धूप हो तभी दे सकते हैं। तो हमने भी किसी को लिखा नहीं अभी नवंबर से फरवरी तक, उसके बाद खूब ज्यादा देती हूँ, हर पेशेंट को देती हूँ, ठीक है। तो इसलिए ठंडियों में ये उपचार हो नहीं पाता जल्दी, इतनी हिम्मत नहीं आ पाती है। वही बात है जीवनी शक्ति वाली, ठीक है। मतलब 15 मिनट के लिए तो बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा ना, तो वो 15 मिनट कहाँ से आएंगे, मतलब ठीक है, बाद में तो अच्छा है, तुरंत गर्म हो जाता है। अच्छा, ये 45 मिनट का ट्रीटमेंट है, तो पहले 15 मिनट बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, बीच के आधा घंटा 30 मिनट्स बॉडी को न्यूट्रल इफेक्ट मिलता है, लास्ट के 15 मिनट्स बॉडी को हीटिंग इफेक्ट मिलता है, क्योंकि जो ब्लैंकेट 3-3 है उससे बॉडी अब गर्म होना शुरू करेगी, उस चादर के थ्रू भाप बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उस चादर में बहुत सारा स्वेटिंग, कीटाणु, गंदगी, टॉक्सिन्स आ जाते हैं, तो वो चादर बहुत सेफली, बहुत अच्छे से साफ होनी चाहिए सेवलॉन से, और बहुत जल्दी जल्दी किसी और को नहीं यूज करनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है और 0 पैसे का। बट मैडम, ये जो आपने स्टीम बाथ बताया, तो स्टीम बाथ तो मैडम आप सर्दियों में भी ले सकते हैं। हाँ, तो ये स्टीम बाथ की तरह है ना, अगर ये गीली चादर लपेटो तो फिर इसकी जगह सर्दी में हम स्टीम बाथ भी दे सकते हैं मैम। सर्दियों में स्टीम बाथ दे रहे हैं हम पेशेंट को, जाकुजी भी दे सकते हैं जी, जाकुजी भी दे सकते हैं हम लोग। हाँ, जाकुजी भी दे सकते हैं, लेकिन देखिए जाकुजी अलग चीज है। जाकुजी का जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो एकदम अलग है। गीली चादर की लपेट एकदम 0 पैसे का है, आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, बेड है, पड़ा हुआ तखत है और ये है। और गर्मियों में जिस पेशेंट को हम स्टीम बाथ नहीं दे पा रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर है उसको हम इजिली ये दे सकते हैं। कोई भी वीक पेशेंट है, कमजोर है, तो भी हम इसको दे सकते हैं। इतना खूबसूरत ट्रीटमेंट है, समझ गए। तो इसके लिए कोई बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट की जरूरत, ठीक। तो जकूजी के मुकाबले इसका तो बिल्कुल 0 पैसे का इन्वेस्टमेंट है,
है ना। कोई मोटा बड़ा सूती कपड़ा 4-5 तह करके इतना लंबा चौड़ा रखा जाता है कि वे गर्दन से लेकर सारे शरीर को अच्छी तरह ढक ले। तो हमारी जो सिंपल 6x3 की सूती चादर होती है, 6x4 की, जिसको हम ओढ़ते हैं, वो चादर यूज की जाती है। कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ पेशेंट इतना मोटा होता है, वो पेट इतना निकला हुआ 100 किलो का, कि हमको फिर 2 चादरें सिलनी पड़ती हैं एक साथ, नहीं तो आप उसको रैप ही नहीं कर पाते हैं। तो वो रेयर केसेस है। जनरली 90% केसेस में एक चादर जो बड़ी हमारी स्टैंडर्ड साइज की होती है उसको ही यूज किया जाता है। चादर इतना कम चौड़ा ना हो कि बगल से सटी लगे, दाएं बाएं अवश्य कुछ लटकती रहे। इस प्रकार तैयार की हुई चादर ठंडे पानी में गर्मी में तथा गर्म पानी में जाड़े में भिगोकर निचोड़कर रोगी पर फैला दी जाती है। इसके ऊपर कंबल उसी प्रकार 2-3 तह बनाकर रख दिया जाता है, जिससे गीली चादर भली भांति ढक जाए, अंदर हवा का प्रवेश ना हो पाए, इसलिए गले के आसपास मोटा ऊनी कपड़ा लपेटना चाहिए। आप रैप कर रहे हैं कंधे से, पहले चादर फिर कंबल, तो ये हिस्सा जो खुलेगा उसमें आप अच्छे से एक मुलायम ब्लैंकेट या टॉवेल कुछ भी लगा दीजिए, जिससे बाहर की हवा बिल्कुल ना आए और वो बिल्कुल मम्मी टाइप का वो व्यक्ति पैक हो जाएगा। इसके प्रयोग पौन घंटे तक करना चाहिए, है ना, 45 मिनट जैसा हमने बताया। इससे ज्यादा देर प्रयोग करने से मैम ये सब अप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, तभी ये मतलब समझ आएगा ज्यादा। क्या होगा, खुद पे इसको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल करना चाहिए। अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि जो पढ़ रहे हैं अभी में, आप लोग क्या ही, अभी एक और सेशन हम पढ़ा रहे थे तो वो लोग नहीं प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं, फिर भी मैं अभी अगर सर हो तो रिक्वेस्ट करूंगी कि स्क्रीन शेयर करने की अलाउ करें। तो मेरे का वीडियो पड़ा हुआ है मेरे क्लिनिक का, मैं उसको आपको दिखाती हूँ तो कॉन्फिडेंस आएगा। इसको पढ़ देती हूँ। पौन घंटे तक करना चाहिए, इससे ज्यादा देर प्रयोग करने से चादर गर्म हो जाएगी। निश्चित समय पूरा होने पर चादर उतारकर कपड़े पहनने के बाद रोगी को कुछ व्यायाम करना चाहिए, पर इसके पूर्व जब तक साधारण उष्णता ना आए तब तक रोगी बिस्तर पर ही रहना चाहिए। 2 चीजें प्रिकॉशनरी हैं। एक, शरीर गर्म होना ही चाहिए। अगर व्यक्ति को बहुत ठंडा लग रहा है और बॉडी ठंडी पड़ी हुई है तो हम उसको गीली चादर की लपेट नहीं देंगे। अगर गर्म है तभी देंगे, अदरवाइज हम उसको बोलेंगे कि धूप में, तेज धूप में आप आधा घंटा बैठो, जब शरीर गर्म हो जाए तभी देंगे। मान लीजिए इस दौरान पेशेंट सो जाए और 45 मिनट हो जाए तो उसको जगाना नहीं चाहिए, वो अपनी स्वाभाविक नींद जब उठे 1-2 घंटे 1.5 घंटे में उसको तब हटाएं। ऐसा नहीं है कि कुछ नुकसान हो जाएगा। गीली चादर देने के बाद सजेस्टेबल है कि आप उसको शावर लेने दें, अदरवाइज आप उसको स्पंज कराएं, क्योंकि बहुत सारा टॉक्सिन्स उससे निकलता है जो पता नहीं चलता, और उसकी बैड स्मेल आपकी उसमें पता चल जाएगा कि भाई बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है चादर में और ये जरूर टॉक्सिन्स निकले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिखे, बट इनडायरेक्टली बहुत सारे टॉक्सिन्स उसमें आ जाते हैं। तो सर लाइन पे। हेलो जी मैम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। देवनाथ जी, मुझे जरा शेयर के लिए बताइए, शेयर कर सकते हैं यहाँ से? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये शेयर वाला किया क्लिक, फिर क्या करना है? एक एरो सिंबल बॉक्स में बना है ना, उस पर क्लिक करिए। हाँ करा। लेकिन पहले आप वो वीडियो ऑन कर लीजिए जो दिखाना है आपको। पहले आप सिस्टम पे वीडियो ऑन कर लीजिए, तो जिस टैब पर आप ऑन करेंगे उस टैब को शेयर कर लीजिए। अच्छा, 1 सेकेंड, तो इसको मैं मिनिमाइज करती हूँ 1 सेकेंड के लिए आपका, है ना? ठीक। ये तो वीडियो खुला, क्या करना है?
आपका दो बार ज्वाइन हो गया मैम, हमको लगता है। एक लेफ्ट कर दें तभी, नहीं वो इको आ रहा है बार बार। जी देवनाथ जी, अभी बताइए कि कहाँ से, यहाँ से शेयर पे जाऊं? हाँ, वीडियो आपका स्क्रीन पे आ रहा है ना आपकी? वीडियो स्क्रीन पे है, नीचे है, मिनिमाइज किया हुआ है। हाँ तो ठीक है, वो इंटायर स्क्रीन पे चले जाएं? हाँ, इंटायर स्क्रीन भी जा सकते हो। हाथ नीचे कर लीजिए। अभी सभी को हमारी स्क्रीन दिख रही है क्या? थोड़ा और ऊपर आइए धीरे से। अभी शेयर हुई नहीं है मैम, अभी नहीं हुई। उस पर क्लिक करिए, मतलब जब एंटायर स्क्रीन करके ओके करिए, उस पर आएगा ना एक बटन शेयर स्क्रीन। अभी हाँ अब आ रही, अब आई है। आगे अभी सभी को हमारा स्क्रीन दिख रहा है। ये जो आपने पढ़ा गीली चादर की लपेट वो कैसे होती है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यस मैम, दिख रहा। अभी हमने एक बेड है, बेड के ऊपर एक पहले कंबल डाला, फिर हमने इस पे दूसरा कंबल डाला, फिर आप सूती चादर को मेनली तो ठंडे पानी से, ताजे पानी से, क्योंकि हम इसको गर्मियों में ही ज्यादा देते हैं, और अगर जाड़ों में देना है तो गर्म पानी से निकाल के खूब अच्छे से निचोड़ दिया। ये सूती चादर है। और तकिए भर की स्थिति गर्दन की ऊपर छोड़ दी। मैम अगर 3 कंबल की वजह से बहुत ज्यादा ही मतलब लगने लगे कि बहुत ज्यादा ही गर्म हो गया तो फिर? 3 का अभी तो मैंने 2 ही डाले हैं और ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं लगता है, और इसीलिए तो किया ही जा रहा है। अभी तो 2 ही है, 3 भी डाले जाते हैं, 2 सफिशिएंट है, हम 2 ही में देते हैं। ओके। ये छाती की पट्टी है जिसको लपेटते हैं, ये इसलिए क्योंकि गैप ना रहे बॉडी के अंदर। ये चाहे कोई स्त्री हो, चाहे महिला, चाहे पुरुष, मतलब मेल या फीमेल, हर किसी को हम ये चेस्ट पैक बांधते हैं बॉडी पे। ये सिर्फ डेमो है, इसलिए इन्होंने रैक्सीन का अंडरवियर पहना है, हाफ निक्कर। अदरवाइज लंगोट टाइप का सूती पैंटी या लंगोट होना चाहिए, वो पानी से भीग करके पहन ली जाए वापस, तभी इसका प्रभाव पूरे शरीर पे पड़ता है। इसको 2-3 लेयर का हम बांध देंगे, छाती की पट्टी कहते हैं इसको, गीली करके।
और जो भी लंगोट या निक्कर पहनी है, पैंटी पहनी है, वो भी सूती होनी चाहिए, उसको भी भिगो के पहन ली जाए। हाथ नीचे कर लीजिए, थोड़ा और ऊपर आइए धीरे से। हाँ, और ये किसी भी पंखे और एसी में ये प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। हाँ, धूप में जरूर दी जा सकती है। और तेजी से इसको रैप करना चाहिए और टाइटली रैप करना चाहिए, जैसे कर रहे हैं कि स्किन पे हवा ना जाए कहीं से भी। इस कंबल को भी टाइटली टच कराएंगे, जिससे फिर से गैप ना रहे पहले वाले कंबल को। तो सारी आर्ट जो है इस लेयर तक है कि खूब टाइटली, खूब अच्छे से खींच करके पैरों के अंदर घुसेड़ रहे हैं, जिससे वो स्किन से टच हो और वो अपना एक्टिविटी करे। और बाहर वाले कंबल को ऐसे ही लपेट देते हैं। अगर मान लीजिए ठंड लगती है तो पैरों के बीच में एक गर्म पानी की थैली रखी जाती है। अब ये जो गर्दन पे हिस्सा खुला है उसके लिए चाहे तो कंबल चाहे टॉवेल लगा दिया जाता है, जिससे वहां से भी हवा का प्रवेश ना हो। अब इस दौरान पूरे सिर पे ठंडा पानी डालते हैं ताजा। कई जगहों पर डायरेक्टली टैप भी खुला रहता है, धीरे धीरे माथे पर जैसे शिरोधारा होता है वैसे जल धारा गिरती रहती है। और अब हम अपने सेंटर पे भी थोड़ा सा सर पे पानी डालिए, और ऐसे क्या है कि सिर पे पानी इस तरीके से बढ़ाते जाते हैं माथे से। और ये हर 2-3 मिनट में 4 मिनट पे हम पानी डालते जाएंगे। टैप कीजिए सर को। हाँ, बस। हाँ, अब 45 मिनट के बाद इसको धीरे धीरे ओपन कीजिए। हेड का हटाइए। पापा गेट दीजिए, ठंडा हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा था, थोड़ा छोड़ दीजिए। इस तरीके से इसको हटा देंगे। ये ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है, पर काफी रिलैक्स लगता है क्योंकि सर पूरा भारी हो चुका होता है पानी बराबर पड़े रहने से। तो अगर आप हेड एक्यूप्रेशर कुछ देर करते हैं या हेड मसाज देते हैं तो पेशेंट को अच्छा फील होता है। तो ये हमारे ट्रीटमेंट का एक पार्ट है जो मैंने जोड़ रखा है। मैम इसमें क्या स्पेसिफिक कुछ कोई मतलब डिजीज में दिया जाता है या सिर्फ जैसे फीवर में ही इसको हम दे सकते हैं? बताया ना मैंने, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पूरी बॉडी में पेन है, एसिडिटी है, अल्सर है, फीवर है, बोन फीवर है,
और ये वाइटल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ कर देता है, तो जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं उन सब में देंगे। मैम उसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी चलता है ये? हाँ बिल्कुल चलता है, लेकिन फिर अगेन वही बात है ना कि आगे छोटे ट्रीटमेंट है स्पाइनल कॉर्ड के लिए, तो हम उन पे जाएंगे। ठीक है, तो वाइटल फोर्स कितना है, जीवनी शक्ति कितनी है, थोड़ी मोड़ी डिजेनरेशन है तो हम दूसरे तरीके से काम करेंगे, है ना। मान लीजिए किसी का हार्ट हेल्थ है, लिवर में प्रॉब्लम है, किडनी इफेक्ट कर रही है, उस पेशेंट को देना ज्यादा फीसिबल है ना? या ओबेसिटी। स्पाइनल कॉर्ड पे जो मैम जैसे स्पाइनल कॉर्ड पे ना एक बार ऐसे ही ये गरम पट्टी का मतलब ये पट्टी करके और उसको चेयर पे बिठा के नीचे भी गर्म पानी पैर में टप में था और फिर ऊपर से पट्टी गरम करके ऊपर से कंबल ढका हुआ था अगस्त के महीने में, तो क्या वो ठीक रहता है? अभी देखिए थोड़ा जल्दबाजी मत दिखाइए, अभी पहला ट्रीटमेंट डिस्कस किया है हमने, अभी दिल्ली बहुत दूर है। हाइड्रोथेरेपी में इटसेल्फ मुझे 15 ट्रीटमेंट आते हैं कम से कम, है ना, जिनको मैं पढ़ाती हूँ। तो अभी सारे फंडामेंटल धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलिए। जो ट्रीटमेंट आपने सीखा है, जैसे ही किसी दिन धूप निकलती है और आपको लगता है कि भाई अच्छी ताकत है शरीर में, तो आप इसको थोड़ी देर अनुभव करके देखिए। ठीक है, क्योंकि हमने जब सीखा तो हम तो जनवरी फरवरी में ही गए थे और जनवरी फरवरी में ही हमने ट्रीटमेंट लिया। वो अलग बात है कि अब पेशेंट को इतना नहीं दिलाते हम, 2-3 महीने मार्च से या फरवरी लास्ट से दिलाना शुरू करेंगे। तो आप उसको थोड़ा थोड़ा, जैसे अपने रूम का टेम्परेचर आपने बहुत अच्छा कर लिया है ना, ब्लोवर चल रहा है या हीटर चल रहा है, आपने उसके पास दोपहर में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले सकता है उसको। ठीक है, गर्म पानी से निकाल करके उसको अपने ऊपर अनुभव कीजिए। आगे बढ़ते हैं। जितना पॉसिबल होगा आपको वीडियो के थ्रू हम दिखाएंगे, जिससे आपके फंडामेंटल क्लियर हो, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ चीजें आपको मेरी साइट पे मिल जाएंगी और कुछ हमने इसमें ही सेव कर रखी है पढ़ाते समय, तो वो तो मैं चाहूंगी कि हमारे टाइम पे ही मैं उसको ओपन करके इसी तरह रोज एक एक करके आपके प्रैक्टिकल के दौरान दिखाऊं। तो जिनको फायदा उठाना है वो लाइव क्लासेस में आएंगे और जिनके चेहरे दिखेंगे उन्हीं को दिखाएंगे वीडियो। अभी ऐसी सेटिंग कर देंगे कि जो लोग वीडियो ऑन रखेंगे सिर्फ वही देखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, गीली चादर पर लेटना, यह प्रथम विधि से मिलता है। इसको बिस्तर पर ही कर सकते हैं अथवा बिस्तर भीगने से बचाने के लिए उस पर मोटा कपड़ा डाल देते हैं, फिर उस पर ऊनी कंबल बिछा देना चाहिए। इसके बाद 3-4 तह की हुई मोटी सूती कपड़े की चादर जैसी गीली चादर में चादर बिछाते हैं। पानी से निचोड़कर कंबल पर बिछा दी जाती है कि वे गर्दन के छोर से रीढ़ के छोर तक पहुंच जाए, अर्थात पूरी पीठ उस पर ढकी रहे। रोगी पीठ के बल उस पर लेट जाता है और फैला कंबल उस पर लपेट दिया जाता है। इससे बाहर की हवा अंदर नहीं घुस पाती। यह प्रयोग 45 मिनट तक चलता है। इसका मुख्य उद्देश्य रीढ़ की हड्डी को सशक्त बनाना है। इसका प्रयोग कटिवात, रक्त संकुलता अथवा ज्वर के समय देने से अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक है, इसको क्या करना है, जैसे हमारे पास एक पेशेंट आता था नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर का, ठीक है, तो उसको यूरिनेशन लीकेज था और वो पेट के बल लेट नहीं सकती थी, हर्निया था और प्लेटवेट पड़ी हुई थी। तो हम उनके लिए ऐसा ही करते थे कि हमें रीढ़ की हड्डी पे ट्रीटमेंट देना है, जो बहुत चैलेंजिंग था, और पेट के बल पेशेंट लेट नहीं पा रहा, यूरिन लीकेज और नर्वस सिस्टम मेंटल डिस्टर्बेंस ये सब था। तो हम उनको पहले चादर बिछा देते थे गीली, पहले कंबल बिछाए, चादर बिछाई, फिर उनको लिटा दिया सीधा सीधा, फिर पीछे सिर्फ गीली चादर सिर्फ रीढ़ की हड्डी पे है और कंबलों को इसलिए रैप किया जिससे बाहर की हवा ना जाए अंदर। तो रीढ़ की हड्डी पे सिर्फ ठंडे पानी का इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, गीली चादर पर लेटना, गीली चादर पर लिटाया है पर गीली चादर आगे बॉडी पे नहीं है, गीली चादर सिर्फ आपकी पीठ पर है। तो इससे जो आपकी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेंथ मिलती है, नर्वस सिस्टम अच्छा होता है। हम सबको भी समय समय पर, जितना मैं समझती हूँ, ठंडे पानी का ये प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। जो एजिंग के साथ साथ लगता है अलर्टनेस कम हो रही है, नर्वस वीकनेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो ये सब इससे मैनेज होगा। तो ठंडे पानी का इम्प्लीमेंटेशन जब आप स्पाइन पे करते हैं तो बहुत फायदा होता है। तो ऐसे में हमने इस तरह से भी बताया, जैसे एक बड़ी टॉवेल है, उसको पानी से भिगो लीजिए, निचोड़ लीजिए और पेट पर व्यक्ति गर्दन से यहाँ तक आपने गीला जो टॉवेल है निचोड़ा हुआ उसको रख दिया। वो थोड़ा मोटा था, शोर आ रहा है क्या मेरे घर का?
कि ठीक नहीं है? मैडम मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बताएं। मैडम जी, मैं आज कोई मोटरसाइकिल से 70 किलोमीटर लेकर आया था ठंड में, और मेरी हालत बहुत खस्ता हो गई थी आज। ठीक। तो फिर मैंने घर आकर के गर्म पानी, मेरा जो स्नान घर है उसके अंदर एक टब रखा, उसमें मैंने पैर रख लिए, और एक गिल्ली चादर थी जो मैंने उसको लपेट करके बैठ गया अंदर। तो मैंने 15 मिनट किया, उस 15 मिनट से मुझे बहुत अच्छा रिलैक्स मिला। पैर पानी में रख लिए गर्म में, और हाथ भी रख लिए, गिल्ली वो गर्म पानी से जो चादर थी जो मैंने ओढ़ करके उसके अंदर बैठ गया स्नान घर के अंदर। उसके अंदर हवा नहीं आ रही थी कहीं से भी। उससे मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। अभी कोई जुकाम वगैरह नहीं है। मैंने सोचा था आज बुखार या कुछ न कुछ तेरे जरूर हो जाएगा, पर उससे मुझे कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसने बचा लिया आपको। देखिए, और गीली चादर को लपेटने का पर्पस नहीं था। अगर आप सूखी चादर भी लपेटते कंबल एक, तो उसका पर्पस था कि आप बाहर की हवा ना आने दें। तो ये पैरों का गर्म नहान आपने लिया, जिसने आपको पूरे शरीर में गर्मी पैदा करी। मन का तो गीली चादर की लपेट का पर्पस नहीं है। हम आपको पढ़ाएंगे। तो उसमें कोई भी कंबल या सूखी चादर से लपेटा जाता है। तो चलिए, मतलब ये तो प्रैक्टिकल है, सभी लोगों को धीरे धीरे अनुभव लेना है। ठीक है। और प्राकृतिक चिकित्सा आप इसीलिए पढ़ते हैं, अपनी थर्ड आई से समझना चाहते हैं कि कैसे छोटे छोटे हमारे घर के इम्प्लीमेंटेशन से ही हम अपने को, घर को, परिवार को ठीक कर ले जाते हैं। हम भी वही काम कर रहे थे, पर साइंटिफिकली हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम इस तरीके से बस इसको कवर कर लें तो वो वैज्ञानिक रूप से हमें हीलिंग करेगा, औषधि का काम कर देगा। ठीक है। ऐसे पैरों में डाल के हम पेडिक्योर करते हैं और थकान मिटाते हैं कि कहीं से आए हैं, चलो पैर में हिला लें। तो हिलाने वाला नहीं है पर्पस, उसमें गर्म पानी बढ़ाते जाना है और कवर करना है, जिससे बाहर के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को हम हटा सकें और अंदर हीलिंग होनी शुरू हो। ठीक है। तो बस इतना सा समझना है। सुबह से लेकर शाम तक जो आप करते हैं, उषा पान से लेकर के रात तक का, सबके पीछे साइंस है। बस आप सही तरीके से उसको समझें, करें। तो वही हम सीखने बैठे हैं। गीली चादर की लपेट या गीली चादर पर लेटना, दोनों में अंतर है। गीली चादर की लपेट पूरे शरीर को हील कर रही है, वाइटल ऑर्गन्स को हील कर रही है, और गीली चादर पर लेटना आपके नर्वस सिस्टम को अच्छा कर रहा है, रीढ़ की हड्डी को अच्छा कर रहा है। ठीक है। सो दोनों का टाइम 45 मिनट है, लेकिन समहाउ हम कभी कभी छोटे बच्चों या थोड़े बड़े बच्चों को 20-25 मिनट ही लेटाते हैं या गीली चादर लेटने को कहते हैं। अगर आप ऐसे लेटे हैं और टॉवेल को हमने ऊपर डाला है तो वो जल्दी गर्म हो जाएगी, दूसरे कपड़े से ढक दिया, तो हम क्या कहते हैं कि उसकी एक लेयर को पलट दीजिए, डबल करके गीला किया। अब आपके पास 4 फोल्ड की टॉवेल है, आप हर 5 मिनट पे उसको पलट दीजिए। तो अब क्या है, जो शरीर की गर्मी उस पे आ गई थी, फिर से ठंडा पानी मिल गया उसको, तो टेम्परेचर आपने इस हल्की विधि से मेंटेन कर लिया। तो कोविड के दौरान बड़े सारे लोगों को एंजाइटी थी कोविड के बाद, तो हमने हर एज ग्रुप के लोगों को इस तरह का ये ट्रीटमेंट लिखा और लोगों को बहुत फायदा हुआ। ठीक है। तो ये वेरिएशंस आप कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। ठीक है। नहीं तो जैसे जैसे मौसम खुलने लगेगा 15 दिन बाद, तब आप प्रैक्टिकल्स अपने स्टार्ट करें। मैम, आज मैं ना जर्नी करके आई हूँ, मुझे बहुत बुखार और बॉडी पेन्स है, तो कुछ बता देंगे क्या? कुछ घर में, अभी मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, मुझे तेज बुखार है अभी। फीवर कितना है? 103 तक होगा मैम। तो अभी तक देखो मीना जी, अगर आप अभी तक पैरासीटामोल खाती आई हैं तो खा लीजिए। ठीक है। और अदरवाइज आप काढ़ा पीजिए। ठीक है। जो बॉडी को गर्म भी करेगा अंदर से और वायरल इन्फेक्शन को भी हटाएगा। तो दिन में 3 बार आप काढ़ा पीजिए, अभी भी पीजिए रात में एकदम। और वो आपका जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, अदरक, लौंग, दालचीनी, ये सब पका लीजिए एक बड़े मग में। जब वो आधा बचे तो सिप कर करके पीजिए। तो अभी तो रात में सोते समय पीजिए। ठीक है। और बाकी पहले ना, खाने के पहले, खाने के बाद रात में पीजिए, बाद में। हाँ, हल्का खाना खाइए। हल्के खाने में मतलब अगर आप खिचड़ी खाना चाहते हैं तो उसमें सब्जियां डाल दीजिए। ठीक है। तो वो हल्का खाना हुआ, मतलब अनाज कम हो और सब्जियां ज्यादा हो। और अगर आप सूप पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है। रात में काढ़ा पीजिए। ठीक। अगर पैरासीटामोल खानी है तो फिर फूड में यही खाइए, खिचड़ी में, मतलब दाल और चावल में बहुत सारी सब्जियां जो भी घर में अवेलेबल है उनके साथ उसको बना लीजिए जी, और रात में काढ़ा पीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। पेट बुखार है तो एक पैरासीटामोल लेने में कोई हर्ज नहीं है। कल से फिर नेचुरोपैथी कीजिएगा, एक ही पैरासीटामोल में काम हो जाएगा।
ठीक, नहीं करेंगे नेचुरोपैथी तो 3 दिन खानी पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू मैम। आई होप इतने पे रखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स बहुत ध्यान से मन से समझे जाएं। वापस से फिर से सोचिएगा, बैठ के अपने शब्दों में लिखिएगा इसको, दोनों ट्रीटमेंट्स की इसके वेरिएशंस हमने क्या क्या बताए, गीली चादर की लपेट और गीली चादर पर लेटना, ठीक है। एक से वाइटल ऑर्गन्स अच्छे हो रहे हैं, एक से नर्वस सिस्टम अच्छा हो रहा है, रीढ़ की हड्डी को ताकत मिल रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आगे फिर देखेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि वो वीडियो हमारे लैपटॉप पे अवेलेबल हो आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। बोला था आपने ना एक बनाने के लिए सेल का,